नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहलता। राम मंदिर बन चुका है। बीजेपी का फोकस अब लोकसभा चुनाव पर है। बीजेपी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। 2 दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। 22 जनवरी को राम का काज किया और फिर 23 जनवरी को बिहार में पिछड़ों के सबसे बड़े नेता रहे कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। जबकि मोदी के विरोध में जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें बिखराव शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार 40 साल का चुनावी रिकॉर्ड तोड़ देगी? धन्यवाद करना चाहते हैं कि मेरे दादाजी को भारत रत्न सम्मानित किया गया है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे। जी सर। और भारत रत्न का तो अब हो ही गया, तब खुशी की बात है। कल रात में हुआ। मोदी जी ने न केवल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया है, मोदी जी ने इस देश के 70 करोड़ गरीबों को सम्मानित करने का काम किया। जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई है और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे। ये कौन लोग थे जिन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर भी कहा था? सियासत में शुचिता के पर्याय रहे कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में यूं ही नहीं शब्दों की पिरामिड तैयार की जा रही। यूं ही नहीं समाजवादी राजनीति के पुरोधा की प्रतिमा के सामने दिल्ली से लेकर पटना तक तमाम दलों के नेता करबद्ध खड़े हैं। पिछड़ों के उत्थान के लिए आरक्षण की नई लकीर खींचने वाले बिहारी राजनीति के जननायक का असली उत्तराधिकारी घोषित करने की कोशिश इसलिए है क्योंकि फिक्र चुनाव की है, परवाह वोट की है, चिंता सत्ता की है। सरकार से अगर यह सम्मान मिला है तो ये आने वाला समय में इसका जवाब खोजना पड़ेगा। जो सामाजिक न्याय या सामाजिक न्याय के पक्षधर लोग हैं या उसके विचारधारा से प्रभावित लोग हैं या नेता हैं, उनको इसका जवाब खोजना पड़ेगा। मोदी विरोधियों के लिए परेशानी इसलिए है क्योंकि एक तरफ राम मंदिर के जरिए भगवा पार्टी ने अपने पुरातन वोट बैंक को साध लिया है, तो दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान देकर ओबीसी का मान बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। और इस सब के बीच मोदी विरोधी गठबंधन में बिखराव शुरू हो चुका है। तो सवाल यहीं से है कि क्या बिहार में जातीय समीकरण ध्वस्त हो जाएगा? क्या अब 24 में मोदी को हराना मुश्किल हो गया है? क्या इस बार बीजेपी ने 400 सीटें पक्की कर ली? क्योंकि जिस जातीय समीकरण के जरिए बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव ने मोदी मैजिक के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार किया था, उस पर प्रधानमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। 5 बरस बाद चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित कर बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा मिलाकर 63% वोट बैंक को साधने की कोशिश की है। बिहार में अति पिछड़ा आबादी 36% है, जबकि पिछड़ी आबादी 27% है। दलित करीब 20% है, सवर्ण 15% और अनुसूचित जनजाति 2% है। कर्पूरी ठाकुर वही नेता हैं जिन्होंने पहली दफा बिहार में बैकवर्ड क्लास को नौकरी में आरक्षण देकर नई लकीर खींची थी। अब जब ओबीसी पॉलिटिक्स के नेता को मोदी सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, तो 24 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, वो पटना वालों से सुनिए जरा। बिहार के आम लोग हमारे साथ में ये बताइए, मंडल कमंडल, उधर राम मंदिर, इधर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, क्या असर आप देखते हैं? बीजेपी को इससे को इसका फायदा मिलेगा सर।
400 पार चला जाएगी। जी निश्चित 400 पार जाना है उसको। बिहार के लिए बहुत गर्व का बात है कि बिहार के पूरे चीफ मिनिस्टर को भारत रत्न मिल रहा है, और फायदा मिले ना मिले बीजेपी के लोग कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी। पार हो, वो तो कंफर्म है। कारण कि सर मंदिर वो लोगों के भावना से जुड़ा हुआ है। राम जी जो है लोगों के भावना से, उसमें पिछड़ा और अगड़ा का मजबूत है लालू नीतीश काफी कुछ भी है सर, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी तक का सबसे मजबूत पार्टी है। जो अति पिछड़ा वर्ग है कुछ तो सहानुभूति बीजेपी की तरफ दिखाएगी। ये तो बिल्कुल है कि इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा बीजेपी की तरफ। बताइए, जो इंडिया गठबंधन में बिखराव हो रहा है उसका फायदा मिलेगा। सब झंडू चमन प्रास। बीजेपी इंडिया से हारने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडिया बनाने से थोड़ी ना कोई जीतता है, काम करने से जीतता है। बीजेपी जो है जो कर रहा है वो कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। मेन तो इंडिया गठबंधन जो शुरू किया गया है तो ये तो नीतीश कुमार का पहल था। तो ये तो खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट रख के शुरू किए थे कि हम सबको पार्टी को जोड़ेंगे। कुमार को लाने का फायदा होता अगर उनको बनाते प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। नीतीश कुमार ही अगले प्रधानमंत्री 24 में बनेंगे। कर देना चाहिए घोषित ना। जरूर। जाति में उलझी बिहार की राजनीति में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक बड़ा फैक्टर है। इसे ही साधने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने जातीय जनगणना करवाकर नया समीकरण बनाया था, लेकिन बिहार में पिछड़ों की प्रेरणा रहे पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित कर मोदी सरकार ने हवा का रुख मोड़ने की कोशिश की। मंडल और कमंडल दोनों बीजेपी साथ रही है। पहले राम मंदिर और अब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, इसको कैसे देखें? दोनों को हम पूर्णतः ढोंग देख रहे हैं। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में 400 सीटें बीजेपी ला सकती है? क्यों नहीं। जिस तरह से बीजेपी अपने वादे को पूरा कर रही है और जिस तरह से राम राज की जो कल्पना लेकर चली है और जाति का भी भेद जो मिटा रही है, हर जाति को सम्मान दे रही है, तो क्यों नहीं ला सकती है। बीजेपी लोगों ने मतलब सम्मान दिए हैं अपने सरकार न होते हुए भी, तो इसका मतलब है कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। इस बार बहुमत से आएगी, 350 सीट तो निश्चित तौर पे आ सकती है। कर्पूरी ठाकुर को इन्होंने भारत रत्न देकर ये जाति का जो बीच का जो होता है उसको समाप्त कर दिया। दलित समाज के लिए अगर कुछ भी किया है और ये दलित को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो हो सकता है उनकी पार्टी को फायदा मिले। पहले जो कांग्रेस सत्ता में थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 हो या जो भी है, वादे तो करते हैं लेकिन बीजेपी उसको पूरा करने में विश्वास रखती है। ओबीसी वोट बैंक सिर्फ बिहार में ही फैक्टर नहीं है, हिंदी पट्टी के तमाम सूबों में इसका असर है। देश में ओबीसी समाज की 2000 से ज्यादा जातियां हैं। 543 में से करीब 400 सीटों पर ओबीसी वोट का असर है। 250 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर्स हैं। ऐसे में लंबे अरसे बाद किसी ओबीसी को भारत रत्न मिलने से चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, उसे जरा अयोध्या के लोगों से समझिए। जो कर्पूरी ठाकुर जी थे वो उनको जो है ये दिया, भारत रत्न देने के लिए कल घोषित किया ना, तो ये सब चीज़ों को देखने से लगता है कि पूरा सब बीजेपी हो गया है। दोनों मंडल कमंडल दोनों बीजेपी हो गया। जितने भी मंडल कमंडल हैं और जितना पूरा समझ लीजिए कि पूरा भारत वर्ष सब राममय हो गया है। ठाकुर तो एक राजनीतिक मुद्दा सब बना लिए हैं। राजनीति सब ये रोटियां सेक रहे हैं कि सारा श्रेय मोदी जी को चला जाएगा तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जाति जनगणना हुई थी तो लोगों ने सोचा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सिर्फ 4 जाति है, तो हर जाति वर्ग के लिए उन्होंने कहा था ये चीजें। लेकिन उसी को देखते हुए लगता है कि राम ने भी जो बचा कुचा था, राम ने सबको एक कर दिया। असर पड़ेगा 2024 के चुनाव? बिल्कुल पूरा पड़ेगा, और सबसे बड़ा असर तो ये है कि हमारा राम मंदिर है, तो इसलिए कहीं भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के बाद एबीपी न्यूज और सी वोटर ने त्वरित सर्वे करवाया। सवाल था, ये फैसला मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक है? तो 58% लोगों ने कहा इससे सियासी हवा का रुख मुड़ेगा, जबकि 20% लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक मानने से इनकार कर दिया। 48% लोगों ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने से बीजेपी को अति पिछड़ों का वोट मिलेगा, लेकिन 34% लोगों को ऐसा नहीं लगता, और 18% लोगों ने कहा कि कुछ पता नहीं। अब जरा लोगों से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। कर्पूरी जी को जो इन्होंने अवार्ड दिया है उससे जरूर क्या कहते हैं, आप बिहार का पिछड़ा वर्ग जरूर बीजेपी के साथ में आएगा। एक नए भारत की शुरुआत हुई है और भी आगे हम लोग मतलब विकास करते रहेंगे, रुकने वाले नहीं है। बीजेपी को फायदा तो उस तरह भी था और इस तरह भी है, क्योंकि मोदी जी जो है अकेले लेके चल रहे, उनके साथ 140 करोड़ की जनता है। सबसे पहला हमारा विकास हमारा राम मंदिर बन गया है, हमारा राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, सबसे ज़्यादा यही विकास है। समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए
मतलब जो बोला वो किया। 80 से 85% सीट बीजेपी के ही खाते में जाएगा। और यहाँ पर भाजपा जिस प्रकार से सभी को दर्शन कराने आने वाली है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 400 के पार जाने वाली है। हर एक हिंदू खुश है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कोई भी ब्राह्मण हो। अब कोई हिंदू कोई जाति में नहीं बटा रह गया, बस केवल वो राममय में रमा रह गया है। जहाँ हिंदू हो जहाँ मुसलमान हो, सबको साथ में लेकर चलती है भारतीय जनता पार्टी। आत्मा जो है अंदर से कह रहा है कि 400 नहीं 450 तक लाया जाए। तो धर्म क्षेत्र में जिसकी गतिमति है उसे राजनीति में उन्हें इसका फायदा निस्संदेह मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी को इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। भारत रत्न जो दिए हैं वो लालू जी का सपना था और वो देख के वो चाहते हैं कि हम अपना स्वार्थ सिद्ध करें, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। इंतजार करते रहिए, सब एक जगह हो जाएगा, एक जगह ही लड़ना है, उसमें कोई दिखाई समय का इंतजार देखते रहिए। यही देख कर तो बीजेपी घबरा गई। साहब उन्होंने 400 सीटें पक्की नहीं करी उन्होंने। उधर दूसरी ओर मोदी के विरोध में जो गठबंधन की दीवारें खड़ी की गई थीं, वो दरकने लगी। भरी दोपहरी में ममता बनर्जी ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। शाम होने से पहले पंजाब से भी ऐसी ही खबर आई। आम आदमी पार्टी ने सभी 13 सीटों पर अकेले लड़कर जीतने की घोषणा कर दी। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13 जीत। बिहार से इंडिया गठबंधन के लिए संकेत शुभ नहीं है। ऐसे में विपक्ष के बिखराव से बीजेपी को कितना फायदा होगा, वो भी लोगों से सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। आज ममता बनर्जी ने कहा कि हम बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी भी पंजाब में सभी सीटों पर लड़ने का वो कर रही है। और दूसरी तरफ ये जो नया स्ट्रोक खेला है, तो इससे आपको लग रहा है कि विपक्ष बिखर जाएगा? विपक्ष तो पहले से ही थोड़ा सा बिखरा हुआ फील हो रहा है, क्योंकि लोग आपस में बड़े बड़े लीडर्स हैं, तो जो एक समय अपना सीट शेयरिंग भी कर नहीं पा रहे हैं। तो लीडरशिप का यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। इसके कारण से वो थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये निर्भर करता है कि एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। दोनों गठबंधन जो चुनाव जो ये सिर्फ काम की बात नहीं करते हैं, किसी भी जनता के सेंसिटिव चीज़ों को उछालते हैं और उस पर ये लोग वोट लेते हैं। एक तरफ संसार की सारी पार्टियां और एक तरफ मोदी सरकार अकेले इस स्थिति में है, तो अब क्या करेंगे? और इसमें बिखराव होगा तो उसका और नुकसान होगा। जो अंतर कम होना था वह अधिक हो जाएगा। विशेष नहीं रखते हैं, लेकिन विपक्ष तो हमारे हिसाब से खत्म है। जब तक मोदी जी योगी जी हैं तब तक तो विपक्ष एकदम साफ है। बिखराव एकता था कब, वो तो लूटने के लिए एक हुए हैं। अगर वो एकता रहता तो एकता में मांग नहीं होती है, एकता में देने की शक्ति होती है, लेने की नहीं होती है। दीदी के झटके के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में लग गई है। कांग्रेस कह रही है कि लंबे सफर में स्पीड ब्रेकर आते हैं, लेकिन अचानक स्पीड ब्रेकर आने से क्या नुकसान हो सकता है, वो भी जान लीजिए। विपक्ष पूरी तरीके से बिखराव हो चुका है, जिसका 110% बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा फायदा। और ये 400 का जो इनका नारा है वो जरूर से जरूर पूरा होगा। विपक्ष में तो बिखराव बड़ी पैमाने में चल रहा है, पहले से ही दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की होड़ लगी है। और है ना, जो जिस स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है वो वहीं अपना चुनाव लड़ना चाहती है और किसी को अपने पाले में कूदना नहीं देना चाहती। विपक्ष का तो अभी कुछ कहना ही नहीं है, ना विपक्ष समझ पा रहा है। विपक्ष का जो मतलब अभी जो एक कर रहे थे अपना गठबंधन, वो भी सब बिखर गया है। विपक्ष में ऐसा कोई नहीं है दमदार नेता जो कि ना उनका टक्कर ले सके। विपक्ष में कोई नहीं है ऐसा। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने के लिए जो टीम तैयार करने की कोशिश हुई थी, वो महत्वाकांक्षा की चोट तले बिखरती जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी एक एक कर अपने वोट बैंक के विस्तार में जुटी है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या 40 बरस बाद फिर से 400 पार वाली सियासी लकीर खींच जाएगी? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।